जय हिंद दोस्तों। ओड टू द वेस्ट विंड का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे आज हम। ये रिटर्न है पीबी शैले के द्वारा। पोयम पब्लिश हुई है कब? 1820 में। लेकिन रिटर्न कब हुई है? रिटर्न हुई है 1819 में। एक साल में पब्लिश हो गई है ये। पीबी शैले का लाइफ स्पेन 1792 से 1822 तक का है। और ओड टू द वेस्ट विंड जो है, वैसे तो ये एक ओड है, पर ये किस तरह की पोयम है? एक लिरिक पोयम है। कैसी है? एक लिरिक पोयम है। ठीक है। तो ये जो पोयम है, इसमें 5 कैंटोज हैं, 5 सेक्शन हैं। हर एक कैंटो में 4 टर्सेट हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट है। मतलब 4 टर्सेट, 3 लाइन के 4 स्टेंजा, 12 लाइन प्लस में एक कपलेट 2, यानी कि 14 लाइन। एक तरह से एक सोनेट हो गया है। तो टोटल 5 सोनेट की एक पोयम है। एक पोयम जिसके अंदर 5 सोनेट इंक्लूडेड हैं। ओके। और फॉर्म कैसी है इसकी? टर्जा रीमा। ठीक है। 3 लाइन के जो, 3 3 लाइन के जो अपने पास में स्टेंजाज है ना, इसलिए उसकी वजह से कोई कैसी थीम कही गई है? टर्जा रीमा है ये। और इटालियन पैटर्न टाइप का है, मिडाइवल इटालियन पैटर्न के टर्जा रीमा। ठीक है। तो बेसिक चीज जो है ना, वो ये है कि अब हम इसके स्ट्रक्चर, फॉर्म और थीम वगैरह ये सब चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पोयम का स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जैसे कि अभी अभी देखा है, पर फिर भी STRU, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। तो ये जो पोयम है, ये कौन से स्ट्रक्चर या फॉर्म में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है टर्जा रीमा के फॉर्म में। 3 लाइन्स स्टेंजाज, जिनकी राइम क्या है? A B A, B C B, C D C, D E D, E, ये इसकी राइम स्कीम है पोयम की। उसके बाद में इसका थीम एंड सब्जेक्ट। तो इसमें जो मेन थीम या सब्जेक्ट है, वो है नेचर्स पावर एंड चेंज। नेचर की शक्ति और जो परिवर्तन है, नेचर क्या ला सकती है। और दूसरी थीम थीम है इसमें डेथ एंड रीबर्थ। हमने पढ़ा था ना पोयम में कि जो वेस्ट विंड है, ये ऑटम लेके आती है, लेकिन जो स्प्रिंग सीजन है, वो एक रीबर्थ का सीजन है। दोबारा बीजों को खिलने का, बीजों को पौधा बनने देने का एक सिंबल है। ठीक है। तो डेथ किसका, डेथ या डिके किसका सिंबल क्या है? वो थी वेस्ट विंड या फिर ऑटम। और रीबर्थ का क्या था? स्प्रिंग सीजन जो है। ठीक है। इसके बाद में ये जो पोयम है, इसके अंदर इमेजरी एंड लैंग्वेज, इमेजरी एंड लैंग्वेज। तो इस पोयम में ना काफी सिंबॉलिक इमेज, जो इमेजरी है, सिंबॉलिक फ्रेजेस हैं, उनका काफी अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है। जैसे हमने एक लाइन देखी थी जिसमें था कि लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड। अब ये किसका सिंबल है? ये जो चीज है ना, ये पूरा लूज क्लाउड लाइक अर्थ, जो डेड लीव्स हैं, डिके लीव्स हैं, ये डेथ एंड डिके का सिंबल है। ठीक है। ये मृत्यु का और क्षय का सिंबल है, समाप्ति का सिंबल है। वहीं इस तरीके से एक, जैसे एक और लाइन थी, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। ये किसका सिंबल था? ये जो स्काई है, स्काई आसमान, आसमान के स्टॉर्मी एनर्जी, जो आसमान के अंदर क्षमता है तूफान लाने की,
उस चीज का ये सिंबल है कि भाई आसमान बहुत जबरदस्त तूफान या तबाही मचा सकता है, उस चीज का ये यहाँ पर सिंबल है। तो इसमें इमेजरी और लैंग्वेज भी अच्छी अच्छी खासी यूज की गई है, अच्छे खासे सिंबल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। थीम एंड सब्जेक्ट इसमें डेथ एंड रीबर्थ और नेचर्स पावर एंड चेंज है ही। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म हमने देखा, टर्जा रीमा और थ्री लाइन स्टैंजा, साथ ही साथ एक कपलेट। इसके बाद हम देखते हैं इस पोएम का जो टोन है और मूड है वो कैसा है। तो इसका जो टोन एंड मूड है ना, इसमें तीन पार्ट हैं टोटल। एक तो जो स्टेंजा या फिर कैंटो जिसे कहेंगे, जो कैंटो 1 2 3 है, हमने देखा है कि उसके अंदर जो वेस्ट विंड की पावर है, वेस्ट विंड्स डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव पावर कैसी है, डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव पावर। कौन कौन से कैंटो में है ये कैंटो 1 2 एंड 3 के अंदर है। वहीं कैंटो 2 में क्या है, कैंटो 2 के अंदर जो पोइट है उसके खुद के दुख हैं। वो कहता है ना कि भाई मैं जवान होता तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ देता, मैं काफी दर्द में हूँ, मैं जीवन के कांटों पे पड़ा हुआ हूँ और मेरा रक्त बह रहा है ना। तो दूसरे कैंटो के अंदर कैसा मूड है इसका, कि बड़ा ही, जो कैंटो नंबर 4 है ये, है ना। कैंटो नंबर 1 2 3 में तो पावर हो गया, कैंटो 4 में पर्सनल सफरिंग और सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, काफी बेबस सा वो महसूस करता है कि भाई उम्र निकल रही है मेरी और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जब मैं जवान था तब मैं खूब कुछ कर सकता था, पर अब मैं कुछ भी करने के योग्य नहीं हूँ। और पांचवा जो इसका कैंटो है उसमें क्या है, उसमें एक आशावादिता दिखाई देती है, होपफुलनेस दिखाई देती है। तो होपफुलनेस एंड विजनरी। और साथ ही साथ ये जो पोयम है ये एंड कैसे होती है, एंडिंग विद अ पॉजिटिव, एंडिंग विद अ पॉजिटिव नोट एंड इमोर्टल लाइन। इमोर्टल लाइन कौन सी है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये इमोर्टल लाइन है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई विंटर जाएंगी नहीं और स्प्रिंग आएगा नहीं, ये चीज हमेशा कैसी रहेगी, नश्वर रहेगी, अमर रहेगी। ठीक है, तो ये पोयम का टोन एंड मूड है। पहले दूसरे और तीसरे स्टेंजा में वेस्ट विंड की पावर दिखाई गई है। अब अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके पूछा जाए तो भाई ये पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट कैंटो में कहाँ पे दिखाई गई है वेस्ट विंड की पावर। तो फर्स्ट कैंटो में कहाँ दिखाई गई थी, लैंड पे, भूमि पे दिखाई गई थी। सेकंड कैंटो में आसमान पे दिखाई गई थी। और थर्ड कैंटो में समुद्र के ऊपर दिखाई गई थी, सागर के ऊपर दिखाई गई थी, ठीक है, ओशियन में। तो इस तरीके से ये वाली जो तीन तरह की पावर्स दिखाई गई हैं, किसकी, वेस्ट विंड की, और तीनों अलग अलग जगह पे दिखाई गई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इस पोयम में जो सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत अच्छी खासी मात्रा में हुआ है, ठीक है। सिंबोलिज्म बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल तो आपको यही पता है कि द वेस्ट विंड जो है वही है। वेस्ट विंड ही अपने आप में सिंबल है और एक काई का है, सिंबल ऑफ बोथ डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड क्रिएटिव एनर्जी। क्योंकि हमने देखा था ना कि इसमें इसको ही क्या कहा गया है, इसको ही प्रिजर्वर कहा गया है और इसको ही डिस्ट्रॉयर कहा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो वेस्ट विंड है ये रिप्रेजेंट करती है चेंज को, रिवॉल्यूशन को और इंस्पिरेशन को। तो ये वेस्ट विंड का सिंबोलिज्म है। जैसे इसके बाद दूसरा सिंबल क्या है, ऑटम, लीव्स, क्लाउड्स, ओशियन, वेव्स, ये सभी जो है ना, ये जो नेचुरल साइकिल है किस चीज का, नेचुरल साइकिल ऑफ डीके एंड डेथ, उसका ये एक सिंबल है।
क्योंकि ऑटम भी जाएगा, लीव भी झड़ेंगी। क्लाउड हमेशा ऐसा नहीं है कि पानी बरसाते रहेंगे। समुद्र ऐसा नहीं होगा कि हमेशा अपनी शक्ति दिखाएगा, कभी कभी शांत भी होगा। इसी तरह से वेव्स हैं, हमेशा लहराती हुई नहीं रहेंगी, कभी शांत भी पड़ी रहेंगी। ठीक है। इसके बाद में लायर एंड एशेज। जो पोइट है ना, वो कहता है ना, मेक मी द लायर, मुझे अपना क्या बना दो, वीणा बना दो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दो। और लायर किस लिए कहता है वो, ताकि मैं उसके साथ चल सकूं। और एशेज, एशेज का सिंबोलिज्म जो राख है, जो चिंगारियों के कण हैं, उसके लिए जो पोइट है ना, वो अपने आप को एक लायर या एशेज से कंपेयर करता है। किस विश के लिए, ताकि वो स्कैटर कर सके अपने वर्ड्स को इनके स्पार्क्स की तरह। ठीक है। किस चीज के लिए इस्तेमाल किया उसने लायर और एशेज को, ताकि वो उन दोनों के साथ में घूम सके। टू वॉक और फ्लाई विद वेस्ट विंड एंड scatter his words in the world। तो ये किस चीज के सिंबल हैं, राय एंड एशेज। ये पोइट के जो इच्छा है कि वेस्ट विंड के साथ वो उड़ सके, इतना स्विफ्ट हो सके, इतना फास्ट हो सके कि वो इस संसार में अपने वर्ड्स को फैला सके। इसके बाद में एक इमोशनल वर्नरेबिलिटी दिखाई देती है उसके अंदर। किसके अंदर, पोइट के अंदर। जो ये फोर्थ स्टेंजा है, उसमें वो कहता है ना, इमोशनल वर्नरेबिलिटी, वो कहता है कि आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, कि मैं जीवन के कांटों पे गिर पड़ा हूँ, मेरा रक्त बह रहा है। ये चीज उसके इमोशनल वर्नरेबिलिटी को दिखाती है। और एक लास्ट चीज सिंबोलिज्म में, वो है सीड्स। क्या है वो, बीज, जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखाए गए थे कि भाई ये बीज उड़ रहे हैं किनके साथ में, वेस्ट विंड इनको उड़ा के ले जाती है। और ये अपने बेड्स में, अपनी क्यारियों में तब तक पड़े रहते हैं जब तक जो स्प्रिंग का सीजन है वो आकर इनको उड़ा नहीं ले जाता है। और तब तक इनमें से कोई भी जान नहीं फूटती है, जब तक कि स्प्रिंग का सीजन नहीं आ जाता है। तो जो सीड्स है ना, ये सिंबल हैं किस चीज के, ये एक तो लाइफ के सिंबल हैं, एक सिंबल हैं ये रीबर्थ के। ठीक है। तो ये सीड्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइफ को और रीबर्थ को। इसी तरीके से स्प्रिंग विंड जो है, वो भी एक रीबर्थ का, एक पॉजिटिव फिगर का, रीबर्थ का या एक पॉजिटिव फिगर का एक रिप्रेजेंटेशन करती है। क्योंकि ये लास्ट में यही कहता है ना कि इफ विंटर कम्स कैन कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर विंटर का मौसम आया तो स्प्रिंग ज्यादा दूर होगी क्या, नहीं है ना। तो मतलब विंटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक नेगेटिव एस्पेक्ट को, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को। किसके पॉइंट ऑफ व्यू को, वेस्ट विंड के नेगेटिव जो इफेक्ट हैं वो उनको रिप्रेजेंट करेगा। वहीं स्प्रिंग किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अब हम देखेंगे इसके फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसे फर्स्ट लाइन है ओ, अब ये ओ किसको डिनोट किया गया है, ये आवाज दी गई है वाइल्ड वेस्ट विंड को, वेस्ट विंड को आवाज दी गई है। ठीक है। तो ये ओ डायरेक्ट डिनोट किया गया है किसको, वेस्ट विंड को। कौन सी, पश्चिमी हवा को, जो कि कैसी है, अनकंट्रोल्ड है, पश्चिम की ओर से पछुआ जो हवाएं हैं। तो इसमें सबसे पहला, जब किसी भी नश्वर, मतलब जो चीज, ऐसी चीज जो कि लाइफलेस है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग को जब डायरेक्ट डिनोट किया जाता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो उसमें होता है सीधा का सीधा एपोस्ट्रोफी। ठीक है। एपोस्ट्रोफी होता है उसमें, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जो पोइट है, उसने एक, जो वेस्ट विंड है, विंड को कॉन्शियस बीइंग की तरह डिनोट किया है, कॉन्शियस बीइंग की तरह है, उसको आवाज दी है जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। उसके बाद वाइल्ड, डब्लू डब्लू डब्लू, इसमें कौन सा हो गया है, इसमें हो गया है एलिट्रेशन।
इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। उसके बाद कहता है दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। अब ब्रेथ कौन देता है? लिविंग थिंग्स ब्रेथ देते हैं, मतलब एक पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। जो ऑटम्स बीइंग है, जो वेस्ट विंड है, वेस्ट विंड नॉन लिविंग थिंग है, उसको एक लिविंग क्वालिटी दी गई है, श्वास लेने की, सांस लेने की। इसलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया है? इसमें हो गया है पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद में आर ड्रिवन लाइक घोस्ट, लाइक का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया है? सिमरी हो गया है। उसके बाद येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन, मल्टीट्यूड्स। वो जो पत्तियां हैं, वो जो सूखी हुई पत्तियां हैं जो पेड़ों से टूट गई हैं, उनको क्या कहा गया है? महामारी से त्रस्त भीड़ कहा गया है। ठीक है, तो उनकी कंपैरिजन किससे की गई है? बिना एज और लाइक के एक भीड़ से की गई है। तो इसमें क्या हो गया है? इसमें हो गया है मेटाफर। उसके बाद में इसी तरीके से जो चैरियो टेस्ट है, चैरियो टेस्ट कौन होता है? सारथी होता है। सारथी कौन होता है? एक इंसान होता है जो रथ चलाता है। महाभारत में हमने देखा होगा ना, रामायण में, महाभारत में सारथी कौन होता है? जो रथ चलाता है। और वो कौन है? एक इंसान है। तो चैरियो टेस्ट किसको कहा गया है? वेस्ट विंड को कहा गया है। वेस्ट विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर इसको क्या है? पर्सोनिफिकेशन। और विंट्री बेड, विंट्री बेड में क्या है? मेटाफर है। जो जमीन है, जो धरती है, जो कि जहां पर बीज दब जाते हैं, जहां पर बीज दफन हो जाते हैं, उनको क्या कहा गया है? विंट्री बेड। एकदम ठंडे बिस्तर कहा गया है उस जमीन को जहां पर ये जो बीज हैं ये दफन हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे द विंग्ड सीड, दे वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, ईच लाइक अ कॉप्स। लाइक फिर से इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ क्या हो गया है? सिमिली हो गया है। फिर एक कॉप्स, कॉप्स किसकी होती है? एक लिविंग थिंग की कॉप्स होती है, कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। तो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को जब लिविंग थिंग कहते हैं तो क्या हो गया है? पर्सोनिफिकेशन। द एजियोर सिस्टर, अब एजियोर सिस्टर किसको कहा गया है? सिस्टर क्या है? बहन है। अब बहन क्या होती है? एक लिविंग थिंग होती है। ऑफ द स्प्रिंग, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसको फिर से पर्सोनिफाई किया गया है। क्या कहा गया है उसको? एजोर सिस्टर। किसकी? वेस्ट विंड की। तो इसमें भी कौन सा हो गया है? पर्सोनिफिकेशन हो गया है। उसके बाद हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, तो इसकी जो आवाज है किसकी? स्प्रिंग की। स्प्रिंग की आवाज है, क्लेरियन कहा गया, उसको भोंपू कहा गया है, तुरही कहा गया है, भोंपू, है ना? तो इसमें क्या हो गया है? इसमें हो गया मेटाफर। स्प्रिंग की आवाज की तुलना किससे की गई है? क्लेरियन से की गई है। फिर ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक, लाइक में फिर से क्या हो गया है? सिमिली हो गया है। और उसके बाद में लास्ट में डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक तो है, देखिए, पैराडॉक्स, क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं एक ही फ्रेज में, तो यहाँ पर क्या हो गया? पैराडॉक्स हो गया। साथ ही साथ इसमें एल्यूजन भी है। क्या है? एल्यूजन। एल्यूजन मैंने आपको पहले भी बताया है कि एल्यूजन में कोई फोक लोर से या फिर कोई रिलीजियस जो बुक्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनसे कोई कॉन्सेप्ट या कोई कंटेक्स्ट उठाया जाता है, जिसको पोयम को इफेक्टिव बनाने के लिए या उसमें कोई इफेक्ट डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कैसे इस्तेमाल किया गया है? देखिए, अपने हिंदू माइथोलॉजी में डिस्ट्रॉयर किसको कहा गया है? कौन है जो विनाशक है? तो जो लॉर्ड शिव हैं, लॉर्ड शिवा, उनको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर। जबकि प्रिजर्वर किसको कहा जाता है? लॉर्ड विष्णु को प्रिजर्वर कहा जाता है। तो इसलिए इसमें क्या है? एल्यूजन भी हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ना कि जो ओड टू द वेस्ट विंड है, इसके फर्स्ट कैंटो में जो डोमिनेंट, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो वो एपोस्ट्रोफी है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह डायरेक्ट डायरेक्ट आवाज दी गई है, डायरेक्ट उससे बात की गई है, डायरेक्ट उसको संबोधित किया गया है। इसलिए इसमें प्रोमिनेंट, मोस्ट डोमिनेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें फिर से
इस चीज को कहता है, जैसे लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ, लाइक है फिर से क्या हो गया है, सिमरी हो गया है। उसके बाद में लाइक द ब्राइट हेयर, फिर से लाइक का इस्तेमाल यूज किया गया है, फिर से क्या हो गया है, सिमरी हो गया है। अब अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनेड, अब फियर्स मीनेड फिर से एक फोकलोर्स में से या फिर किसी धर्म ग्रंथ में से उठाया गया कॉन्सेप्ट है। ऐसी औरतें जो कि फियर्स हैं, भयानक हैं, मीनेड हैं, जो कि शराब के देवता की पूजा करती हैं। अब ये कोई कहानी का ही हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी फोकलोर का, किसी धर्म धर्म ग्रंथ से उठाया गया एक रेफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एल्यूजन हो गया है। अब ये जो ब्राइट हेयर है ऊपर, ब्राइट हेयर, अब हेयर किसके होते हैं, लिविंग थिंग्स के होते हैं, इंसानों के होंगे, जानवरों के होंगे। तो ये ब्राइट हेयर को किससे कंपेयर किया गया है, ये ब्लू सरफेस से। जो बादल हैं इस ब्लू सरफेस पे आसमान में, उनको ब्राइट हेयर कहा गया है। उनको तो क्या किया गया है, इनको पर्सोनिफाई किया गया है। उसके बाद में द रॉक्स, अब रॉक्स मतलब बालों की लटें। बालों की लटें किसकी होती हैं, वुमेन्स की होती हैं, या फिर उन मेल्स की भी जो कि लंबे बाल रखते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक पर्सोनिफिकेशन है। और इसके बाद में द डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, अब जो खत्म होता हुआ साल है उसको क्या कहा गया है, मरता हुआ साल कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर है, उसकी तुलना किससे की गई है, बिना एज और लाइक के खत्म होते हुए साल की मरते हुए साल से तुलना की गई है। और मर कौन रहा है, साल मर रहा है। तो यहाँ पर साल मरता थोड़ी है, लेकिन मरते कौन है, लिविंग थिंग्स मरते हैं। तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में ये जो वास्ट सेपल्चर है, वॉल्टेड विद दाई ऑल कॉन्ग्रीगेटेड माइट, इसमें क्या है, संगठित शक्ति के बारे में बताया गया है। तो उन बादलों की जो शक्ति है, कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स, बरसात की बूंदों की जो शक्ति है, उसको क्या कहा गया है, वॉस्ट सेपल्चर कहा गया है, वॉल्टेड कहा गया है, गुंबददार कहा गया है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। बड़े बड़े बादलों को कंपेयर किससे किया गया है, गुंबद से। जो गुंबद होते हैं ना, जैसे ताजमहल का गुंबद है और भी दूसरे मकबरों के गुंबद हैं, तो उनको बिना एज और लाइक के कंपेयर किया गया है, किनसे, बादलों से। तो इसमें क्या हो गया, मेटाफर हो गया। इसके बाद में जो थर्ड है उसमें कहता है कि दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, अब ड्रीम कौन देखता है, इसमें कौन देख रहा है, द ब्लू मेडिटेरेनियन। ब्लू मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर है वो जिंदा है क्या, वो जिंदा नहीं है। जिंदा कौन लोग होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स ही क्या देखते हैं, सपने देखते हैं। तो यहाँ पर जो सागर है, समुद्र है, ओशियन है, उसको एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दी गई है। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और वेयर ही रे, ही किसके लिए कहा गया है, वही मेडिटेरेनियन के लिए। रूल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, जिसको कि लोरी गाकर सुनाया सुलाया गया है। तो सुलाते किसको है, लोरी गाकर, बच्चों को सुलाते हैं अपन। तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लू मेडिटेरेनियन है उसको एक बच्चे की संज्ञा दी गई है। उसको एक बच्चे से, बच्चे के रूप में दिखाया गया है, जिसको सुला दिया गया है। ठीक है, तो एक तरह से पर्सोनिफाई कर दिया गया है। उसके बाद में क्रीव देमसेल्व्स इनटू कैज्म्स, कैज्म क्या होते हैं, दर्रे होते हैं। अब दर्रे कहाँ होते हैं, खाइयों में होते हैं, समुद्र में थोड़ी होते हैं। लेकिन समुद्र का जो बहाव है, उस वेस्ट विंड की वजह से समुद्र का पानी जो इधर उधर बट गया है, उसको किससे कंपेयर किया गया है, कैज्म से, बिना एज और लाइक के। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर। Thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves। तो वो जो वनस्पति हैं, ऊजी वुड्स हैं, वो जो सेपरस फॉलिएज हैं, वो वेस्ट विंड की आवाज को सुनकर कैसी पड़ गई हैं, पीली पड़ गई हैं, वो कांपने लग गई हैं, और अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया है, डिस्पॉइल कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा, फिर से एक फियर किस में होता है, फियर एक ह्यूमन बीइंग का गुण है, एक जो लिविंग थिंग्स है उनका गुण है। तो उनके गुण को कहाँ पर दिखाया गया है, उन वनस्पतियों में। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, कौन सा गुण दिया गया है उनको, एक पर्सन का गुण दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, पर्सोनिफिकेशन। एक सेकंड, पर्सोनी, एफ ICATION। यहाँ से फिर, यहाँ पे फिर से इसको पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया है।
उसके बाद में सेक्शन जो 4 है उसमें अ वेव टू पेंट बीनीथ द पावर। अब इसमें मेटाफर भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है। कैसे है दोनों? कि जो मेटाफर है वो इसलिए है कि ये जो वेव है इसको किसकी शक्ति के नीचे, वेस्ट विंड की शक्ति के नीचे कैसा दिखाया गया है, पेंट करते हुए दिखाया गया है, हाफता हुआ दिखाया गया है। जो वेव दौड़ती हैं, जो ये धाराएं हैं ये बहती हैं, उनके बहने को हाफता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ पर मेटाफर हो गया, लेकिन हाफना एक ह्यूमन क्वालिटी है, एक लिविंग थिंग की क्वालिटी है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन भी हो गया है। उसके बाद में एज, यहाँ पर क्या हो गया, सिमरी हो गया। एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है कंपेरिजन के लिए, तो सिमरी हो जाता है। इसी तरीके से लिफ्ट मी एज ए वेव, इसमें भी सिमरी है। थॉर्न्स ऑफ लाइफ, तो थॉर्न्स ऑफ लाइफ जो है वो जीवन के कांटे। अब इसमें क्या हो गया, तो अगर इसको आपको अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि थॉर्न्स ऑफ लाइफ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसमें हो गया पैराडॉक्स। क्यों हो गया है? क्योंकि जो थॉर्न्स हैं वो किसका सिंबल है, वो दुख का सिंबल है। कांटे जो हैं वो एक पीड़ा का सिंबल है, ग्रीफ का सिंबल है, पेन का सिंबल है। जबकि लाइफ जो है ना, लाइफ को यूजुअली एसोसिएट किया जाता है किससे, जॉय से। ठीक है, लेकिन जो शैले हैं उन्होंने इस लाइफ को किसके साथ में कंपेयर किया है, किसके साथ में रखा है लाइफ को, थॉर्न्स के साथ में, कांटों के साथ में। तो कांटे नेगेटिव एस्पेक्ट प्रेजेंट करते हैं जबकि लाइफ पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रेजेंट करती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की वजह से पैराडॉक्स हो जाएगा। उसके बाद वन टू लाइक दी, यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, सिमरी हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट स्टेंजा है ये कहता है कि वॉट मेक मी दाय लायर, क्या बना लो मुझे, अपना लायर बना लो, वीणा बना लो। तो खुद की कंपेयर किससे की गई है, लायर से की गई है, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। उसके बाद में वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, लाइक में क्या हो जाएगा, सिमरी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर से एक जगह यहाँ पर लाइक इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एज यूज किया गया है, तो इन दोनों जगह क्या हो जाएगा, सिमरी हो जाएगा। और जो यहाँ पर अनअवेकन्ड अर्थ है, अब अनअवेकन्ड मतलब जो नहीं जागा है, मतलब सो रहा है अभी भी। अब सोता हुआ क्या है, सोना किसकी क्वालिटी है, फिर से सोना जो है वो एक लिविंग थिंग की क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग की या फिर एनिमल्स की, जो लिविंग है, लिविंग क्रीचर्स है, उनकी क्वालिटी है। तो एक पर्सन की क्वालिटी है। और अर्थ जो है वो निष्क्रिय चीज है, अर्थ कोई इंसान के रूप में थोड़ी है। ठीक है, हम हिंदू माइथोलॉजी में अर्थ को देवी के रूप में मानते हैं, पर अगर हम इसको प्रैक्टिकली जो पोइट है उसके माइंड सेट से सोचें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अर्थ जो कि स्टेबल है, स्टेबल से मतलब है जो कि ह्यूमन क्वालिटी के साथ में नहीं है, और उसको अनअवेकन्ड कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, एक पर्सोनिफाई कर दिया गया है। उसके बाद में जो रिपीटिशन है वो दाव का कई जगह रिपीटिशन किया गया है पोयम में, उसमें रिपीटिशन हो जाएगा। कई जगह एजोनेंस का भी इस्तेमाल है, कॉन्सोनेंस का भी इस्तेमाल है। और फिर लास्ट में आपके सिंबल्स हैं, विंटर के अंदर सिंबल ऑफ बैड टाइम है, और स्प्रिंग का सिंबल किसका है, गुड टाइम का, अच्छे टाइम का, कि अगर बुरा टाइम आया है तो उम्मीद रखो अच्छा टाइम भी जरूर आएगा। तो यहाँ पर इसके जो मेन मेन अपने जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो सारे देख लिए, सारे नोट कर लिए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा ज्ञान में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। पढ़ने के लिए संसार में बहुत कुछ है, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ही आपको याद रखना चाहिए, वही आपको समझना चाहिए। अगर हम पूर्ण रूप से ढंग से इस पूरी पोयम के जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो हर एक लाइन में आपको 2-3 फिगर ऑफ स्पीच दिख ही जाएंगे। लेकिन क्या वो एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो नहीं, वो एग्जाम का पार्ट नहीं बनते हैं। जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए, और 101% इन्हीं में से एक में से पूछ लिया जाएगा। इसलिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमने आपको बताया है आप उतने पे नोटिस कीजिए, उतने पे फोकस कीजिए, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोएम का समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।